Good morning, students. Here is Ikhil Lakhwani, your science teacher at Scholars Public School Jawra, and today we are going to deal with a doubt session. ठीक है, आज अपन एक डाउट सेशन से डील करेंगे. कल जो मैंने एक लेक्चर डाला था उसमें मेरे पास बहुत सारे डाउट आए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, प्लस जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताई थी उसमें साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट होता है. तो आपने साइन रेशियोज अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड मैं एक आपको छोटा सा बेसिक दे दूंगा. ज़्यादा डीप में तो आप उसे मैथमेटिक्स में पढ़ना, लेकिन छोटा सा आपको उससे रिलेटेड नॉलेज हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट अपन ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेट इज ट्रिगोनो एंड मेट्रिक. ठीक है, ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट. तो यहाँ पे अगर अपन देखें ट्राइंगल मेजरमेंट मतलब क्या होता होगा, इसमें मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में यहाँ पे अपन बात करते हैं. ठीक है, एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो ट्राइंगल के मेजरमेंट से डील करती है. मेजरमेंट किन किन चीज़ों का हो सकता है, साइड्स का है ना, जो लेंथ होती है साइड्स की वो, और उनके एंगल्स का. ठीक है, तो इसे अगर अपन को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the measurement of sides and angles of triangle and gives a relationship between them. ठीक है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो किससे डील करती है, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और उनके बीच में वो क्या बताती है, रिलेशन बताती है. ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये यूजुअली देखिए अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ये हो गया ए बी सी, ये मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है इतना. अब इसमें देखिए बी राइट एंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, इसकी ऑपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूस. अब मान लीजिए कि ये ए बी कोई एक बिल्डिंग है और इस सी पॉइंट पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो इस बिल्डिंग को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. तो ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ वो कितना है, मान लिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल कितना है, थीटा है. अब हमेशा ध्यान रखना जो भी एंगल थीटा होता है, थीटा के हमेशा ऑपोजिट जो होता है उसको अपन लेते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा के जो एडजेसेंट होता है उसको अपन क्या लेते हैं, बेस. क्लियर, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और थीटा के एडजेसेंट बेस. ठीक है, और ये तो हाइपोटेन्यूस होता ही अपन को पता ही. अब इनके बीच में कुछ ना कुछ रेशियो होता है, जो ये थीटा है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है वो अपन देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपने पास साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं. ऐसे ही अपने पास आता है कॉस थीटा. कॉस थीटा में अपन बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो बताते हैं, बेस एंड हाइपोटेन्यूस का रेशियो. ठीक है, नेक्स्ट आता है टेन थीटा. टेन थीटा में किसका रेशियो बताएंगे अपन, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो जाएगा p बाय b. क्लियर है, तो ये p बाय h, b बाय h और p बाय b. इसे लर्न करने के लिए भी बहुत इजी ट्रिक है, पहले न्यूमरेटर बोल दो उसके बाद अपन डिनोमिनेटर बोल देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, इसके बाद और भी कुछ रेशियो आते हैं, जैसे अपन बात करें अब आएगा नेक्स्ट अपने पास कोसेक थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, और नेक्स्ट आएगा कॉट थीटा. ये बिल्कुल इजी है. कोसेक जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये p बाय h है तो ये क्या हो जाएगा, h बाय p. क्लियर है, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा h बाय b.
और कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना? तो ये तो रेशियो हो गया। और साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। होपफुली ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा। अब जो अपना साइन फंक्शन है इसके कुछ एंगल्स के बारे में, इसकी क्या वैल्यूज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा कि साइन थीटा की क्या वैल्यूज होती है, और यहाँ पे मैं पहले थीटा की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। मान लिया थीटा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री, ठीक है। तो इन केस में साइन थीटा की क्या क्या वैल्यू होगी। साइन थीटा मतलब थीटा की जगह जब 0 रखना, तो साइन 0 डिग्री होता है 0, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 डिग्री की √3/2 होती है, और 90 डिग्री की कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, ऐसे ही इसकी हेल्प से जैसे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जैसे कॉस थीटा की बता देता हूँ। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू इसकी ऑपोजिट लिख दो, ये हो जाएगा 1, √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया जी। क्लियर है? टेन थीटा की लिखना हो तो टेन थीटा की अपन कैसे लिखेंगे, टेन थीटा की साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तब अपने पास टेन थीटा आता है। तो 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, ये हो जाएगा अपने पास 1। इसके लिए देखें तो क्या था अपने पास, √3/2, और डिवाइड किससे करना है, 1/2 से, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास √3। और 10 90 की बात करें तो देखिए ये क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 को अपन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा अपना नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर है? इसके बाद अगर अपन देखें तो और जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इनके जो रेशियोज हैं, इनके रेशियोज आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे, सिंपल है। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो ये 0 है तो अपन मान लेते हैं 0/1 होगा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होता है ना, किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो डिफाइन नहीं है। ये 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसकी वैल्यू ऐसे √2 हो जाएगी अपने पास, इसकी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू तो 1/1 का 1। ऐसे आपको सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज भी आप निकाल लेना। अपन को इतना ज्यादा काम नहीं, अपन को काम पड़ेगा सिर्फ किससे, इस साइन थीटा वाले से, अपने साइंस वाले पार्ट में, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो एंगल से 0 30 डिग्री 45 60 और 90 ही होते हैं, इनके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे रेशियोज होते हैं, अपन निकाल सकते हैं। 15 डिग्री भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा 50 डिग्री भी निकाल सकते हैं, 80 भी निकाल सकते हैं, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 360, 720, सभी एंगल्स के लिए अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल 720 डिग्री तक भी होता है जब वो 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो उन सब के लिए भी अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी अपन को बेसिकली इन्हीं का यूज पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये चीज लर्न कर लेना है, ठीक है। कि 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, और 90 पे कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो ये साइन थीटा की अपने पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो डाउट आ रहा था, डाउट किस में आ रहा था आपको, डाउट आ रहा था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इससे भी पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले शायद मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया, तो पहले स्नेल्स लॉ देख लेते, फिर ये देखेंगे, उसी से ही आ जाएगा। तो स्नेल्स लॉ देखते हैं क्या आ रहा है। स्नेल्स लॉ,
स्नेल्स लॉ में मैंने क्या बताया था कि जो रेशियो होता है इसका, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ टू द साइन नहीं कर दे रहा, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये स्नेल्स होता है, जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे मान लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था तो साइन आई, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था तो हो जाएगा साइन आर, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है इतना। और ये जो कांस्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करें, एक तरीके से एक नॉर्मल बना दें। नॉर्मल हमेशा इस तरीके से डॉटेड लाइन से बनाना। फिर अगर ये पाथ चेंज नहीं करती तो इसी तरीके से सीधे सीधे चल जाती। अब क्योंकि इसका क्या हुआ, पाथ चेंज हुआ है तो ये क्या करेगी, मीडियम चेंज हुआ है तो अपना पाथ भी चेंज कर लेगी। क्लियर, इधर भी बेंड हो सकती है, इधर भी बेंड हो सकती है। क्लियर। तो अब ये जो लाइट है ये कितना बेंड होगी, मतलब यहाँ पे ये बेंड हुई, मतलब इतना ये बेंड होगी, यहाँ पे भी अगर इस तरफ जाती तो भी बेंड होती, तो ये कितना बेंड होगी वो बताता है अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट जो है, जैसे ये मान लीजिए कि मीडियम 1 है और ये है मीडियम 2, ठीक है। तो अब ये लाइट जिसके अंदर इंटर करती है, जिसमें से नहीं करती, जिसके अंदर इंटर करती है, मीडियम 2 के अंदर इंटर किया ना इसने, तो ये जो कांस्टेंट आया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा मीडियम 2 का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मीडियम 1 से गई है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि 2 के अंदर गई है, ठीक है, और किससे गई है, 1 से गई है। तो ये जो साइन आई हुई, साइन आ रहा है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन n से डिनोट करते हैं, और ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 का रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए मुझे बोला जाता कि एक न्यूमेरिकल आया, उसमें मुझे बताया गया है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एग्जांपल के लिए 45 डिग्री है, ठीक है, और आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हुआ है 30 डिग्री। क्लियर, इस तरीके से दिया हुआ है। और मुझे बोला कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना, लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर की है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम निकाले फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे अपन, n21 इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है 40, तो साइन 45 बाय आर की वैल्यू 30, तो साइन 30 डिग्री। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई, अभी याद भी कर लेना, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 जो होती है 0 पे, ये 30 पे, ये 45 पे, ये 60 पे और ये 90 पे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 45 कितना है, साइन 45 में 1/√2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/√2 डिवाइड बाय साइन 30, साइन 30 कितना है 1/2, तो ये हो गया 1/2। क्लियर। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते, तो हो जाएगा 1/√2, और इससे क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 1। क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 1 जा √2 और √2 टाइम जाता है, तो आंसर हो जाएगा √2। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। होपफुली इसमें कोई भी डाउट अब नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी थोड़ी सी कहानी देखते हैं अपन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये एक तरीके की क्वांटिटी है ना, एक क्वांटिटी है जो क्या देती है, मेजर देती है कि एंगल कितना बेंड होगा, ठीक है। इट इज अ क्वांटिटी
that gives the measure of bending of light when it passes from one medium to another। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड करती है, वो कितना बेंड करेगी ये अपन को बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कि कितना बेंड करेगी कैसे पता पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी इंसिडेंट रे थी, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो अपन को पता ही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने एंगल पे अपन लाइट इंसिडेंट कराई ये अपन इजीली निकाल सकते हैं। अब अपन को क्या बताना है कि बैंड कितना करेगी वो बताना है। अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बताता है, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये मुझे पता है, ये नोन है मेरे लिए, तो देखिए ये किसके इक्वल होता है, साइन आई बाय साइन आर के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू मुझे पता है, साइन आई की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या साइन आर की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ मैं, और साइन आर की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया कि जो साइन आर की वैल्यू आई, साइन आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 आ गई जब सॉल्व करने के बाद। तो मेरे को पता है ये साइन आर होता है ये 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है जब एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये चीज भी बता सकता हूँ। क्लियर है? अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा N21, N21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो अपन ने पहले लिखा है वो मतलब होता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब लाइट जो है फर्स्ट से सेकंड के अंदर गई होगी। तो इस केस में अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, इस केस में निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम divided by speed of light in second medium, ठीक है। और अगर उल्टा होता N12 होता तो ये क्या हो जाता, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। यहाँ पे 2/1 है तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और N12 है तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम का अगर स्पीड ऑफ लाइट v1 है तो हो जाएगा v1, और इसमें 2 है तो क्या हो जाएगा v2, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा v2 बाय v। इतना क्लियर? अब ये तो हो गई ये कहानी। अब लाइट जो है लाइट किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जा सकती है। जैसे मैंने लिखा स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे में निकाल दिया अपन ने। अब यहाँ पे लिखा मैंने ए डब्ल्यू, ए मतलब एयर, तो क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखना कि जैसे ये जो होता है N12 ये हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा N21 का, इस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास में कोई वैल्यू दी हुई है और मुझे बोला है, मान लीजिए x दिया हुआ है कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की वैल्यू कितनी है x है, और बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। क्लियर है? जो भी वैल्यू दी होगी उसका अपन क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये चीज तो ये होगी। अब एक चीज और आती है, वो क्या आती है वो भी देख लो।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर अपन निकालते हैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, या डायरेक्ट लिख दे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जैसे एग्जांपल के लिए अभी अपन क्या लिख रहे थे कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास था, तो अपन क्या लिखते थे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब मान लीजिए कि ये चीज होती मेरे पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अपन क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और वैक्यूम के लिए क्या करते हैं, वैक्यूम अपने लिए एक तरीके से कांस्टेंट जैसा ही है, तो इसके लिए अपन है ना v नहीं लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया NW, तो इसका मतलब यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर यहाँ लिख देता हूँ NG, तो इसका भी अपन को अंडरस्टूड है कि ये लिखा है मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर मतलब सेकंड क्वांटिटी नहीं लिखी है मैंने, तो वो अंडरस्टूडेबल है कि सेकंड जो है वो क्या है, वो वैक्यूम ही है, ठीक है। तो ये भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे इसमें हो जाएगा किसी का भी, जैसे मैं किसी मीडियम का निकाल रहा हूँ, M मीडियम का निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम आपको पता ही होगा क्या होता है, वैक्यूम मतलब एक ऐसा मीडियम जहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना एयर है, ना वाटर है, ना ग्लास है, कुछ भी नहीं, पूरा खाली मीडियम, कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो मीडियम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम का निकाल रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन जो वैक्यूम होता है इसे अपन c से डिनोट करते हैं, और जिस भी मीडियम की बात करें उसके लिए वो लिख देंगे अपन v लिख देते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है ना, ये फिक्स है, ये c की वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा आपको मिलेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो एक चीज ये भी हो गई। अच्छा, एक फॉर्मूला और मैं आपको नहीं बताया मैंने अभी, जैसे यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसके लिए अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। अब फर्स्ट का मतलब अपन को पता है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये n12 अपन डायरेक्टली इस तरीके से भी अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्लियर। इसके अलावा एक जो लास्ट चीज मैंने आपको कल भी बता दी थी, अभी भी बता देता हूं, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम भी दिया हुआ है, और मुझे बोला गया है कि आप कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो दिया हुआ है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से फर्स्ट लिया तो 1, और यहां से लास्ट लेना है 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 × 2 3, क्लियर है। अच्छा, अब अगर मुझे बोला जाता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड तो निकालना है, लेकिन मुझे 2 3 ना दिया होता, मुझे दिया होता n32, क्या दिया होता, n32। अब इधर देखिए क्या करते हैं अपन, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, किसका मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड का निकालना है। तो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू जब थर्ड निकालूंगा तो स्टार्टिंग हमेशा मेरी 1 से करना और एंड मेरे को 3 पे करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, क्योंकि इसके अलावा सेकंड ही है,
मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब ये जो यहाँ पे बीच में आया ना, ये बीच वाला पहले आ जाएगा और किसका निकालना है, थर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। लेकिन अब मेरे पास 2 3 नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 3 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, n 1 2, 2 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 अभी मैंने बताया, अगर इसको रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा, 1 बाय n 3 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी n मंथली अपन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।